हाँ जी। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हमारा सेटिंग अप का पार्ट थर्ड। चैप्टर का पार्ट टू मैं आपको कराने जा रहा हूँ। अल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट मतलब अल्टरेशन ऑफ एमओए एंड अल्टरेशन ऑफ एओए। अल्टरेशन का मतलब तो पता होगा, मुझे बताने की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है कि वेनेवर जब हम चेंज करते हैं मेमोरेंडम आर्टिकल में तो जो भी हमने चेंज किया है वो क्या कहलाता है, अल्टरेशन कहलाता है। और चेंज के बाद जो मेमोरेंडम बनता है उसे अल्टर्ड एमओए अल्टर्ड एओए कहते हैं। कि भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि मेमोरेंडम के 6 क्लोज होते हैं। नेम क्लोज जहाँ नाम लिखा होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस या सिचुएशन क्लोज जहाँ क्या लिखा होता है, पूरा एड्रेस या सिर्फ स्टेट का नाम, सिर्फ स्टेट का नाम लिखा होता है। थर्ड हम ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट क्लोज में दो तरह के ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, एक मेन और एक जो मेन के लिए ज़रूरी है, जो फर्दरेंस के लिए ज़रूरी है मेन ऑब्जेक्ट का। और फोर्थ हमारा क्या था, कौन सा था भाई, फोर्थ लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी में लिखा होता है कि कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लाइबिलिटी कितनी होगी, अनपेड वैल्यू तक होगी। फिफ्थ हम कैपिटल क्लोज पढ़ते हैं और कैपिटल में हमें पता है ना क्या लिखी जाती है। कैपिटल क्लोज में क्या लिखी जाती है भाई, ऑथराइज कैपिटल लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है, ऑथराइज कैपिटल इतनी है डिवाइडेड इनटू सच नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 100 ईच, 2 रुपीज ईच। तो जितने रुपए की भी नॉमिनल वैल्यू आपने रखी है, डिवाइडेड कितने शेयर्स में डिवाइडेड और टोटल ऑथराइज कैपिटल कितनी है। छठा क्लोज सब्सक्रिप्शन क्लोज, सब्सक्राइबर क्लोज कुछ भी कह सकते हो आप। जहाँ क्या लिखा होता है, सब्सक्राइबर का नाम, सब्सक्राइबर का एड्रेस, सब्सक्राइबर की डिटेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल उसका ऑक्यूपेशन क्या है। और फिर लिखा जाता है कि सब्सक्राइबर ने कितने शेयर्स लिए, कितने शेयर्स लेने के लिए वो एग्री हुआ। फिर उसके सिग्नेचर होते हैं और लास्ट में प्रोफेशनल के भी सिग्नेचर कराए जाते हैं। जितने सब्सक्राइबर हो गए उनके सामने प्रोफेशनल के सिग्नेचर होंगे। और अगर आपकी कंपनी ओपीसी है तो एक नॉमिनी क्लोज भी आता है जहां नॉमिनी का नाम लिखा जाता है। तो आपके ये 6 क्लोज थे अगर मैं बात करूं तो। अब 6 में से मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेम चेंज कर रहा हूं, अगर कंपनी अपना नेम चेंज करना चाहती है, बीइंग ए प्रोफेशनल मेरे पास आती है कि भाई भारत जी हमें क्या कराना है, हमें नेम चेंज कराना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा उनको सर ये प्रोसीजर अगर आपको नेम चेंज करना है। और उस प्रोसीजर में एक बात मैं क्या बताऊंगा, सर आपका मेमोरेंडम अल्टर करना पड़ेगा। मेमोरेंडम में क्योंकि नेम चेंज होगा, आर्टिकल में भी नेम चेंज होगा तो आर्टिकल भी ये अल्टर होगा। मेमोरेंडम का क्लोज अल्टर होने वाला है, आर्टिकल में तो जहां नाम लिखा है वो अल्टर है। मेमोरेंडम में तो स्पेसिफिकली वो क्लोज अल्टर होना है जिसे हम नेम क्लोज कहते हैं, क्योंकि वहां पे नया नाम लिखा जाएगा, नेम ऑफ द कंपनी इज दिस। अब अगर नेम चेंज कराना है, नेम अल्टरेशन कराना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को पढ़ने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है कि क्या तरीका क्या है, नेम चेंज अगर कोई कराना चाहता है तो उसका तरीका क्या है, कैसे नेम चेंज कराया जाएगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। उस प्रोसीजर को पढ़ने के लिए ही चैप्टर बनाया गया है अल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट। अल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट सेक्शन 13 अल्टरेशन ऑफ एमओए से डील करता है, सेक्शन 14 अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल से डील करता है। दो सेक्शंस पढ़ने हैं मेन आपको, सेक्शन 13 अल्टरेशन ऑफ एमओए, सेक्शन 14 अल्टरेशन ऑफ एओए। यही दो सेक्शंस है जिसके ऊपर आपका चैप्टर बेस्ड है। इन्हीं दो सेक्शंस को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो, क्योंकि आप कल को अगर ट्रेनिंग में जाओगे, ये कल को आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपके पास ये काम जरूर आने वाला है। क्योंकि मेमोरेंडम अल्टर बहुत बार होता है, सबसे ज्यादा होता है या तो अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज या अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। क्योंकि ऑथराइज कैपिटल शुरुआत में हर कोई 5 लाख 10 लाख रखता है, धीरे धीरे कंपनी ग्रो करती है, पेड अप कैपिटल की नीड बढ़ती है, ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना पड़ता है, अल्टरेशन ऑफ एमओए हो जाता है। अब कैपिटल क्लोज एक ऐसा क्लोज है जिसकी अल्टरेशन सिर्फ 13 से नहीं होती है। इसके लिए आपको सेक्शन 61 सब्जेक्ट टू 64 पढ़ना पड़ता है। इसके लिए आपको सेक्शन 61 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 61 बात करता है अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज की, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज की बात करता है। और आई थिंक अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज शायद इसमें दिया हो। तो मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम चार्टर है। मेमोरेंडम क्या है, चार्टर ऑफ द कंपनी और डिफाइन द स्कोप ऑफ इट एक्टिविटी।
क्योंकि अभी इससे ज़्यादा बाहर, इस स्कोप से, इस लिमिट से बाहर जाके आप कोई काम नहीं कर सकते। एज पर सेक्शन 4 सब सेक्शन 6, क्योंकि डिफाइन एमओए इसी में है कि एमओए के 6 क्लोज क्या हैं। मेमोरेंडम शैल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट टू इन टेबल ए बी सी डी ई। याद है टेबल? टेबल ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यही थी ना। हमारे लिए जो मेन है वो टेबल ए है। बाकी आपकी गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल इन शेड्यूल 1 एज में बी एप्लीकेबल टू सच कंपनी। एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 मेमोरेंडम के इंपॉर्टेंट 6 क्लोज कौन से हैं? नेम क्लोज विच कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज विच कंटेन स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेट है इंडिया की जहां रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। ऑब्जेक्ट क्लोज में कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स और मैटर कंसीडर नेसेसरी, ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ द कंपनी एंड मैटर कंसीडर नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ। लाइबिलिटी क्लोज विच डिफाइंस क्या? लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, क्या मेंबर्स की लाइबिलिटी है। शेयर कैपिटल क्लोज डिफाइन द ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं, ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। और ऑलरेडी मैं उम्मीद कर रहा हूँ पिछला चैप्टर आपने बहुत अच्छे से किया है, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं एमओए के क्लोज क्या क्या है। सब्सक्रिप्शन क्लोज, इसमें क्या लिखा होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब वी शैल नॉट बी लेस देन 1, एक से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम एक शेयर्स तो सबको लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं टॉपिक की, अब मेन चैप्टर पर आते हैं, मेन चीज पर आते हैं जो हमें पढ़नी है। अभी तक तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम क्या, अब पढ़ते हैं हम हमारा चैप्टर का जो मेन पार्ट है, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अल्टरेशन ऑफ एमओए, अल्टरेशन ऑफ एमओए का मतलब क्या है? अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। इससे क्या चीज समझ में आई? दो क्लोज अल्टर नहीं होते हैं। एक, आप कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो सकती है दूसरी टाइप में, लेकिन उसको अल्टरेशन नहीं बोलता। या दूसरा क्या है? अल्टरेशन ऑफ, दूसरा क्या आपका सब्सक्रिप्शन क्लोज, सब्सक्राइबर क्लोज, ये क्लोज भी अल्टर नहीं होता है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर, कंपनी के जो फर्स्ट सब्सक्राइबर थे, उनका नाम हमेशा एमओए में उन्हीं का आता है, एमओए में नाम उन्हीं का ही आएगा हमेशा। कंपनी जिन्होंने स्टार्टिंग में बनाई थी, वो लास्ट पेज जिसपे सब्सक्राइबर की डिटेल होती है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो दो क्लोज की अल्टरेशन हम नहीं पढ़ते हैं, एक लाइबिलिटी वाली, एक लाइबिलिटी क्लोज की अल्टरेशन हम नहीं पढ़ते हैं, और दूसरा इसकी, दूसरा किसकी? सब्सक्रिप्शन क्लोज की अल्टरेशन नहीं होती। कंपनी वन टाइप ऑफ कंपनी से अनदर टाइप ऑफ कंपनी में जा सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई और अल्टरेशन नहीं है। तो चार अल्टरेशन हमें पढ़नी है। कौन कौन सी अल्टरेशन? नेम क्लोज की अल्टरेशन, ऑब्जेक्ट क्लोज की अल्टरेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज की अल्टरेशन, कैपिटल क्लोज की अल्टरेशन। अब ये तो सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी। बाकी जो तीन है ये आपकी सेक्शन 13 है, बाकी जो आपकी है सेक्शन 13 है, ये सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी। तो अल्टरेशन ऑफ एमओए, आज मैं आपको पहला ही सिर्फ पढ़ाऊंगा, अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज, अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज सिर्फ हम यही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ। अब देखो, एप्लीकेबल सेक्शन फॉर अल्टरेशन ऑफ एमओए। तो अगर नेम चेंज कर रहे हैं तो कौन कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल है? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज को अल्टर कर रहे हैं तो 4, 5, 7, 4, 5, 7। ऑब्जेक्ट क्लोज को अल्टर कर रहे हैं तो 13, 8 और 9। सेक्शन 13 की सबसेक्शन बता रहा है कि कौन कौन से एप्लीकेबल करने हैं। 2 और 3 किसकी बात करेंगे? सबसेक्शन 2 और 3 नेम क्लोज। 4, 5, 6, 4, 5, 7 रजिस्टर्ड ऑफिस। 8, 9 ऑब्जेक्ट क्लोज। कैपिटल क्लोज के लिए तो सेक्शन 61 सब्जेक्ट टू सेक्शन 64 पढ़ना पड़ेगा। यहां मैंने पहले ही बता दिया था, ये तीन जो है सेक्शन 13 के हैं, ये फोर्थ जो है ये सेक्शन 61 का है, सेक्शन 13 से नहीं। अब ये जो तीन है ना, इनके लिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है।
ये जो 3 है इनके लिए एसआर पास करना पड़ता है। ये जो 4th है, क्योंकि ये सेक्शन 13 में नहीं आता, ये सेक्शन 61 में आता है, तो सेक्शन 61 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात करता है, नॉट स्पेशल रेजोल्यूशन। सेक्शन 61 सब्जेक्ट टू सेक्शन 64 किसकी बात करता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात करता है, स्पेशल रेजोल्यूशन की नहीं। तो यहां पर यही लिखा है, देखो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, देखो 13 सबसेक्शन 1, ये 2 से स्टार्ट है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्या है? जनरल प्रोविजन। जनरल मतलब हर तरह की अल्टरेशन पर एप्लीकेबल। ये जनरल प्रोविजन है, हर तरह की, मतलब ये 3, 1 2 3, क्योंकि ये सेक्शन 13 से गवर्न होती है। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 तीनों अल्टरेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड दैट save as provided in section 61 dealing with the power of a limited company to alter its share capital। इसको छोड़ के 61 में जो लिखा है उसको छोड़ के सेक्शन 13 क्या प्रोवाइड करता है? ए कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन अल्टर द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम। सेक्शन 61 को छोड़ के बाकी जो अल्टरेशन है उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्रोसीजर तो दिया है उसे कंप्लाई करना पड़ेगा, उसको कंप्लाइंस करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। उसको कंप्लाई करने के बाद ही आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं है, बिना एसआर के अलाउड ही नहीं है कि आप चेंज कर। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 किसकी बात कर रहा है? एसआर की। 13(2) 13(3) नेम क्लोज की अल्टरेशन। अब सेक्शन 13 4 5 6 बच गया, 6 भी कॉमन प्रोविजन है। 6 क्या कह रहा है? 13(1) में जो एसआर पास किया है, 13(1) में जो एसआर पास किया है उसको फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास। कौन से फॉर्म में फाइल करते हैं एसआर को? MGT 14 में। 13(1) 13(6) दोनों किस चीज की बात कर रहे हैं? एसआर की। 13(1) कह रहे हैं एसआर के बिना अल्टरेशन नहीं, 13(6) कह रहे हैं अगर एसआर पास किया है, अगर एसआर पास किया तो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना ही करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? MGT 14। 13 4 5 6 कॉमन प्रोविजन निकल गया। 7 किससे रिलेटेड है? अल्टरेशन इन द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। 8 और 9 किससे रिलेटेड है? ऑब्जेक्ट क्लोज से। सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11 भी है। तो 10 और 11 फिर से क्या हो गए? जनरल प्रोविजन। ये क्या हो गए? जनरल प्रोविजन। ये स्पेसिफिक प्रोविजन है, क्योंकि अगर मुझे नेम पढ़ना है तो मुझे 2 3 1 2 3 4 5 नहीं पढ़ना है, 6 पढ़ना पड़ेगा, 7 नहीं पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है, 9 नहीं पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है। तो मुझे स्पेसिफिक पढ़ना है नेम क्लोज के लिए और जनरल पढ़ने हैं। ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक। तो ये स्पेसिफिक वाले मैं कब पढ़ूंगा? जब मैं इनसे डील कर रहा हूँ। तो अगर मैं नेम क्लोज चेंज कर रहा हूं तो मुझे 4 5 7 8 9 ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेलियर टू कंप्लाई विद द एक्सप्रेस प्रोविजन अंडर दिस एक्ट मेड फॉर द पर्पस under this act for the purpose of alteration of provision or condition contained in memorandum will be deemed as a nullity। अगर आपने प्रोविजन का कंप्लाइंस नहीं किया, जो आपने अल्टरेशन किया वो नल मानी जाएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं। अगर आपने अल्टरेशन करी है लेकिन कंप्लायंस नहीं किया प्रोविजन का, तो आपकी जो अल्टरेशन है वो क्या मानी जाएगी? नल मानी जाएगी। उसकी अल्टरेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, जीरो है, वो जीरो। सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 पढ़ लिया कि जो भी एसआर पास करोगे दैट ए कंपनी शेल इन रिलेशन टू अल्टरेशन फाइल विद रजिस्ट्रार द स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 प्रोवाइड दैट नो अल्टरेशन मेड अंडर दिस section shall have effect unless it has been registered in according with the provision of the said section। कह रहे कि अल्टरेशन, किसी भी अल्टरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक स्पेसिफिक प्रोविजन को आप कंप्लाई नहीं करते। ये तो कह रहा था 13(1) एसआर नहीं करते, एसआर सबके लिए था जनरल प्रोविजन, एसआर सबके लिए फाइल नहीं किया। या फिर वो कह रहे हैं कि अल्टरेशन का कोई इफेक्ट नहीं है जब तक अ प्रोविजन ऑफ द सेड सेक्शंस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप जो जो काम करने थे जब तक वो पूरे नहीं कर देते तब तक कोई अल्टरेशन नहीं मानी जाएगी। तो अगर मुझे नेम क्लोज अल्टर करना है तो 1 भी कंप्लाई करना है, 2 भी, 3 भी,
फिर मुझे 6 भी कंप्लाई करना है। 10 क्या कह रहा है कि जब तक ये सारी चीजों की कंप्लाइंस नहीं होगी तब तक आपका इफेक्टिव नहीं होगा कोई भी अल्टरेशन। एनी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल purporting to give any person a right to participate in the divisal profit of a company otherwise than as a member shall be void। ये स्पेसिफिक किसके लिए है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी प्लस नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो गारंटी कंपनी और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मतलब उसमें मेंबर्स ऑलरेडी पता होंगे कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल के हिसाब से मेंबर नहीं है। मेंबर तो जो डिफाइन किए होंगे आपने वो मेंबर है, जैसे क्लब के मेंबर बनते हैं। तो कह रहे कि अगर आप किसी बाहर वाले को जो आपकी कंपनी का मेंबर भी नहीं है उसको अगर आप प्रॉफिट में हिस्सा देना चाह रहे हो और इस तरह की आपने कोई अल्टरेशन किया, वो अल्टरेशन वॉइड है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, और आप बाहर वाले किसी बंदे को जो मेंबर भी नहीं कंपनी का उसको अगर आप प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट दे रहे हो तो ऐसी अल्टरेशन क्या है? वॉइड है। ऐसी अल्टरेशन वॉइड है। तो क्या क्या पढ़ लिया आपने? 13(1) SR, 13(2)(3) किससे रिलेटेड है? नेम क्लोज। 4, 5 और 7 रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। 6 बीच में रह गया, 1 सब्जेक्ट टू 6 या 6 सब्जेक्ट टू 1 जो आपने SR पास किया उसे ROC के पास फाइल करना पड़ेगा। फिर क्या रह गया? 7 हो गया। 8, 9 ऑब्जेक्ट क्लोज। 10 आपका क्या है? कोई भी अल्टरेशन का कोई इफेक्ट नहीं है जब तक प्रोविजन की कंप्लाइंस अच्छे से नहीं की जाती। और 11 क्या है? अनलिमिटेड सॉरी गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो जो मेंबर के अलावा किसी और को पार्टिसिपेशन का अगर राइट दिया किसी अल्टरेशन के थ्रू तो ऐसी अल्टरेशन वॉइड है। ऐसी अल्टरेशन वॉइड है। सिर्फ मेंबर के पास पार्टिसिपेशन का राइट है, मेंबर के अलावा किसी और पर्सन को कोई राइट नहीं है किसी चीज का पार्टिसिपेशन का। तो आपका पहला पॉइंट क्या है? अल्टरेशन ऑफ एमओए ड्यू टू चेंज इन द नेम। मैं एमओए में चेंज कर रहा हूं किस वजह से? क्योंकि मेरी कंपनी का नेम चेंज हो रहा है। या ये कहो कि मैं कंपनी का नेम चेंज करना चाह रहा हूं तो मुझे मेमोरेंडम अल्टर करना है, तो मुझे पता करना है कि मेमोरेंडम अल्टर कैसे होगा। मेमोरेंडम अल्टर कैसे होगा? मेथड क्या है नेम चेंज करने का? मेथड ऑफ चेंजिंग द नेम। मेथड क्या है? चेंज नेम करने का, नेम को चेंज करने का। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ए कंपनी, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको वैसे ही बता देता हूँ। अल्टरेशन ऑफ एमओए ड्यू टू चेंज इन द नेम क्लोज। मेरी दो कंपनियों में नेम चेंज चल रहा है, एक का अप्रूव हो गया कल, एक का प्रोसेस में है। तो दो कंपनीज का मेरा नेम अप्रूवल चल रहा है, नेम एल्टर करा रहे हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो देखो अब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये क्या कराना चाह रही है? नेम चेंज कराना चाह रही है। तो फॉर एग्जांपल फिर ये क्या करेगी? किसी सीए CS इन प्रैक्टिस इसको अप्रोच करेगी, क्या आके कहेगी? जैसे मैं प्रैक्टिस में हूं तो भारत जी हमें क्या कराना है? हमें नेम चेंज कराना है कंपनी का। तो आप बताओ क्या प्रोसीजर रहेगा आपकी, आप नेम चेंज का कितना एक टाइम लग जाएगा और क्या एक फीस लग जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है कितना टाइम लग जाएगा और कितनी फीस लगने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है। तो मैं फिर बताऊंगा सर देखो नेम चेंज कराने का पहले हम प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, साथ के साथ आपको पता चल जाएगा कितनी एक गवर्नमेंट फीस आपको भरनी है और कितना एक टाइम लग जाएगा।
तो बोले, क्लाइंट बोला जी सर ठीक है भारत जी बताओ। तो मैंने क्या बोला, देखो सर नेम चेंज करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नेम रिजर्व करना होगा, हमें सबसे पहले नेम रिजर्व करना होगा। बोले कि वो कैसे होगा नेम रिजर्व, तो मैंने क्या बताया, सर नेम रिजर्व करने के लिए हमें एमसीए पे एक फॉर्म आता है रन फॉर्म, ये रन फॉर्म हमें फाइल करना पड़ेगा विद टू परपोज्ड नेम, विद टू परपोज नेम हमें ये रन फाइल करना पड़ेगा, रन फाइल करना पड़ेगा। इसकी सर 1,000 रुपये गवर्नमेंट फीस आएगी। बोले इसमें कितना टाइम लग जाएगा, मैं कहा सर ये तो आरओसी के ऊपर है, होने को 2 दिन में अप्रूव हो जाए, होने को 3 दिन में अप्रूव हो जाए, क्या पता हफ्ता लगा दे नेम अप्रूव करने में। बोले जी ठीक है, पहला क्या स्टेप हो गया, नेम रिजर्व करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं नेम रिजर्व के लिए हमें क्या फाइल करना है, रन फाइल करना पड़ेगा। बोले जी इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, मैं कहा जी एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी लगेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी लगेगी। बोर्ड रेजोल्यूशन में हम क्या ले रहे हैं, अप्रूवल ऑफ बोर्ड टू अप्लाई फॉर नेम। भाई हमें बोर्ड की अप्रूवल चाहिए कि नेम क्या करना है, नेम अप्लाई करना है, नेम चेंज करना है, उसके लिए हमें बोर्ड रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा। बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी लगा दी। अब कंपनी बोली जी हमारा ट्रेडमार्क बेस्ड नेम मिलना चाहिए हमें, तो मतलब हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है, हमारे पास तो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है। मैं बोला जी अच्छी बात है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क के सर्टिफिकेट की कॉपी लगा देंगे हम, ट्रेडमार्क के सर्टिफिकेट की कॉपी लगा देंगे हम। बोले जी अच्छी बात। बोले जी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क हमारा ये तो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो सर्टिफिकेट आया है रजिस्ट्रेशन का, उसकी कॉपी लगा दी। बोले जी एग्जिस्टिंग जो ट्रेडमार्क है ना, एग्जिस्टिंग जो टीएम है ना, वो रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, उसकी एप्लीकेशन फाइल है, एप्लीकेशन फाइल्ड है, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। बोले जी कोई नहीं, फिर टीएम एप्लीकेशन की कॉपी लगा देंगे हम। फिर बोले नहीं सर एक बात और है, हमारा जो नेम है ना वो हमारा ग्रुप नेम है, फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप, तो सारी कंपनीज का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, टाटा से स्टार्ट हो रहा है। बोले जी हमारे ग्रुप का नेम है, तो मैं बोला जी फिर तो ग्रुप से एनओसी लेना पड़ेगा कि भाई ग्रुप तुम अपना नाम यूज करने की परमिशन दे दो। भाई ग्रुप जैसे फॉर एग्जांपल टाटा है तो टाटा ग्रुप क्या लगाएगा, एनओसी लगाएगा, क्योंकि टाटा नाम सिर्फ टाटा ग्रुप यूज कर सकता है आज के टाइम पे, रिलायंस नाम सिर्फ रिलायंस ग्रुप यूज कर सकता है, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका नेम किसी दूसरे के नाम पे बेस्ड है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एनओसी की कॉपी लगानी पड़ेगी। बोले जी एनओसी मिल जाएगा, मैं कहा मिल जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है सर। बोले ठीक है भारत जी इतना करते हैं पहले, तो पहले हमने नेम रिजर्व किया, पहले हमने नेम रिजर्व किया। देखो नेम रिजर्व में हमने रन फॉर्म फिल किया, हम एमसीए की वेबसाइट पे गए, हम एमसीए की वेबसाइट पे गए, एमसीए की वेबसाइट पे जाके हमने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद हमने रन पे क्लिक किया और हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया जिसमें क्या लिखा था, सिन, पहले ऊपर लिखा होता है न्यू रिक्वेस्ट या रीसबमिशन, जो भी है आपका वो ऐसे यू बड़ा सा डॉट होता है, जो भी हो आपका उस डॉट उस पर क्लिक करो तो डॉट भर जाती है। तो बोले जी सिन डाल दो कंपनी का, डाल दिया। बोले जी प्रपोज नेम डाल दो, एक चाहे अगर आपको श्योरिटी है तो एक ही डाल दो, दूसरा डालना है तो दूसरा डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रपोज नेम डाल दिए। फिर कमेंट बॉक्स है, आप कुछ कहना चाहते हो वो लिख दो,
और फिर यहाँ पे अटैच। तो आप क्या करो, फॉर एग्जांपल जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन मुझे अटैच करना हो, एनओसी अटैच करनी हो, टीएम की कॉपी अटैच करनी हो, अटैच करो, फिर चेक, सेव, सबमिट। तो चेक कर लो एक बार, ऑटो चेक जिसे हम कहते हैं, कि कहीं आपका नाम किसी से मिलता जुलता न तो नहीं है, तो ऑटो चेक किया, सेव किया, और फिर सबमिट कर दिया। सबमिट करने पे ऑप्शन आया 1,000 रुपये की फीस पे करो, पे नाउ। तो फीस पे करने के लिए आप जो भी तरीका अपनाना चाहें अपना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले क्या किया फिर हमने, सबसे पहले क्लाइंट मेरे पास आया नेम रिजर्व करने के लिए, मैंने उसे प्रोसीजर बता दिया। अब अगर मुझे, आप एक चीज बताओ, अगर मुझे बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच करनी है, तो मतलब इस काम से पहले मैं क्या किया होगा, सबसे पहले मुझे बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग में मुझे बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर मैं रन फॉर्म फाइल करूंगा, नेम रिजर्व कराऊंगा। तो पहला काम आपका क्या हो गया, नेम रिजर्वेशन। नेम रिजर्वेशन आपका हो गया। फॉर एग्जाम्पल बोले भारत जी मान लो नेम रिजर्व हो गया, बोले जी सर अच्छी बात, नेम रिजर्व हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, बोले जी अब ईजीएम, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। शेयर होल्डर्स आर द ओनर, शेयर होल्डर की अप्रूवल के बिना नेम चेंज कैसे हो सकता है। बोले जी शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए। बोले जी ले लो फिर शेयर होल्डर की अप्रूवल। बोले जी ईजीएम बुलानी पड़ेगी, ईजीएम का नोटिस इशू करना पड़ेगा, और नोटिस आप पढ़कर आए हो, ईजीएम का नोटिस हो चाहे ईजीएम का हो, 21 क्लियर डेज। बोले जी इतने दिन का गैप क्या करेंगे। बोले जी एक रास्ता है, शॉर्ट टर्म नोटिस। बोले जी फिर शॉर्ट टर्म नोटिस बुला लो। मगर जी 95% की कंसेंट चाहिए, मिल जाएगी भारत जी 95% की कंसेंट। तो 95% की कंसेंट ले लो, और शॉर्ट टर्म नोटिस पे ईजीएम दिखाओ। ईजीएम में बोले भारत जी क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना है सर। एसआर मतलब 75% मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, 75% मेंबर फेवर में चाहिए हमें। बोले जी 100% मिलेगी, सारे शेयर होल्डर यही चाहते हैं। एसआर पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेक्शन 117, कोई भी एसआर पास होगा एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। 13(1) एसआर पास किया, 13(6) एसआर की कॉपी एमजीटी 14 में 30 डेज में फाइल की। बोले जी एमजीटी 14 फाइल कर दिया, मैं कहा जी वेट करना पड़ेगा एमजीटी 14 के अप्रूवल का। बोले जी एमजीटी 14 अप्रूव हो गया भारत जी, आगे क्या करें। बोले जी सर थर्ड स्टेप, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ नेम चेंज। बोले अभी तो आरओसी की अप्रूवल ली थी, मगर सर वो नेम रिजर्व कराया था, अप्रूव नहीं किया था। वो सिर्फ नेम रिजर्व किया था, अप्रूव नहीं किया था। बोले अच्छा। मैं कहा जी एप्लीकेशन फाइल करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉर अप्रूवल ऑफ नेम चेंज। बोले जी फाइल कर लो। मैं कहा सर एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, क्या कौन सा फॉर्म, INC 24, INC 24। बोले जी फाइल कर लो। मैं कहा सर इसमें अटैचमेंट है। अच्छा अटैचमेंट तो ऊपर वाले की भी थी, इसकी अटैचमेंट क्या है, अल्टर्ड MOA, प्रपोज जो भी अल्टरेशन है, अल्टर्ड AOA जो आपने SR पास किया है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बोले जी ये मैंडेटरी अटैचमेंट, इसकी अटैचमेंट है अल्टर्ड MOA AOA मिनट्स की कॉपी। बोले जी मिनट्स की कॉपी। मैं कहा सर हाँ मैं बना दूंगा आपको मिनट्स की कॉपी, हम फाइल करेंगे। INC 24 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर सब कुछ सही था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी। अप्रूवल देते ही न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा। ये कौन से फॉर्म में आया, INC 25, न्यू
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आफ्टर द नेम चेंज कौन से फॉर्म में आया, INC 25। अब मैं आपको अगर यहां से दिखाऊं तो देखो, नेम चेंज मुझे करना है, नेम चेंज के लिए क्या प्रोसीजर है, देखो प्रोसीजर सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग बुला के बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, नेम रिजर्वेशन। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कॉल करी, इशू ऑफ नोटिस फॉर कन्वीनिंग ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कंसीडर द रीजन फॉर द चेंजिंग नेम ऑफ द कंपनी एंड गेट्स इट्स अप्रूवल। तो नोटिस इशू किया बोर्ड मीटिंग का, बोर्ड की मीटिंग बुलानी है ताकि वो मैटर कंसीडर कर सके, पास करो एक बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑथराइज करो कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर को to make the required application to the ROC. Seeking name availability for the proposed new name. As per section 4 subsection 4, read with rule 9, application लगाओ for the change in name. किसके पास? Shall be made through web based available at mca.gov.in by using web service run along with the prescribed fees of ₹1000. तो वेब सर्विस जो कहां पर अवेलेबल है, mca.gov.in पे रन में आप क्लिक करके क्या करो, नेम चेंज के लिए अप्लाई करो विद ₹1000 की फीस, नेम रिजर्व करो। एप्लीकेशन इन रन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम चेंज हो रहा है, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। अगर ये जो नेम चेंज हो रहा है गवर्नमेंट की डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, गवर्नमेंट के कहने से हो रहा है, तो गवर्नमेंट का कहना भी तो लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की डायरेक्शन। अगर प्रपोज नेम किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पे बेस्ड है तो फिर अप्रूवल ऑफ द ओनर, और अप्रूवल ऑफ ओनर मतलब सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अभी तक ट्रेडमार्क पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर आपको एप्लीकेशन की कॉपी लगानी पड़ेगी, और द एप्लीकेंट ऑफ सच एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। तो रजिस्टर्ड है तो ओनर है, और अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो एप्लीकेंट की अप्रूवल चाहिए। मतलब अप्रूवल कैसे लेनी पड़ेगी, किसके बेसिस पे, अप्रूवल उससे भाई NOC वगैरह साइन करा लेंगे। अगर नेम सिमिलर है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से तो फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय द वे ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन नीड टू बी अटैच। तो अगर मेरा सिमिलर नाम है, किसी कंपनी से मिलता है, किसी फॉरेन होल्डिंग कंपनी से मिलता है, तो NOC चाहिए किस फॉर्म में, बोर्ड रेजोल्यूशन की फॉर्म में, कि भाई उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर सेम नाम अप्लाई किया जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर सेम नाम अप्लाई किया जाए। ऑब्टेनिंग ROC अप्रूवल एंड नेम अवेलेबिलिटी, ROC इशू कर देगा नेम अवेलेबिलिटी लेटर, और नेम कितने दिन के लिए अवेलेबल रहेगा, 60 डेज के लिए अवेलेबल रहेगा। अगर नई कंपनी बन रही होती तो नेम कितने दिन के लिए मिलता है, 20 डेज के लिए। न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो 20 डेज, एग्जिस्टिंग कंपनी का नेम चेंज हो रहा है तो 60 डेज, जिस दिन एप्लीकेशन लगाई। दूसरी बोर्ड मीटिंग बुलाओ, क्योंकि EGM का नोटिस इशू करना है ना, तो बोर्ड मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी। ऑन रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम, कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर कन्वीन अनदर बोर्ड मीटिंग, टेक नोट ऑफ द नेम अप्रूवल जो ROC ने किया है, फिक्स डेट टाइम ऑफ कॉलिंग होल्डिंग ऑफ EGM टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अप्रूव करो नोटिस ऑफ EGM अलोंग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ऑथराइज करो किसी भी कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर को नोटिस इशू करने। इशू कर दो नोटिस ऑफ EGM, होल्ड करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और पास करो SR पास करते ही MJT 14 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, सेक्शन सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, SR की कॉपी लगानी है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की कॉपी लगानी है, अल्टर्ड MOA लगाना है, अल्टर्ड AOA लगाना है। फिर एप्लीकेशन फाइल करो, MJT 14 जैसे अप्रूव हो जाए फिर फाइल करो क्या, एप्लीकेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन से फॉर्म में, INC 24। within 30 days within the prescribed fees or and the following document should be attached along with the application, minutes of the members meeting, copy of altered MOA AOA। ऑलरेडी करा दिया है, जस्ट पढ़ा रहा हूँ। फ्रेश इशू, फ्रेश सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में आएगा, ROC नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा कौन से फॉर्म में, INC 25। इनिशिएट कर दो सारी जगह पे, सारी अथॉरिटीज को, जैसे पेन को बता दो, पेन अथॉरिटी को बता दो, या जहां भी आपकी कंपनी का नाम गया हुआ है वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी जिसके पास रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास है तो वहां भी बता दो। अबाउट द चेंज नेम ऑफ द कंपनी पर्टिकुलरली स्टॉक एक्सचेंज, NSDL, CDSL, स्टैच्यूटरी एंड अदर अथॉरिटीज लाइक इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कस्टमर, बैंक एक्सेट्रा।
तो इन सबको क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो अबाउट द नेम चेंज, और नया नाम प्रिंट कराओ कहाँ पे, सारी जगह पे. Get the new name of the company printed on all the signboard or the name board whenever they are appeared. Collect all records, register including register of member, every copy of memorandum and article of association. तो नया नाम, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अलोंग विद ओल्ड नेम. साथ में पुराना नाम भी रखना है 2 साल तक, पुराना नाम भी रखना है, सिर्फ नया नाम नहीं, पुराना नाम भी रखना है आपको. अब ऊपर आते हैं, नेम चेंज कैसा, पढ़ तो लिया नेम चेंज, सिर्फ प्रोविजन थोड़ा सा है. मेथड ऑफ चेंजिंग द नेम, कह रहे नेम चेंज कैसे होता है. जनरली ये कंपनी एबीसी से उठ के बीसीडी हो जाती है तो नेम चेंज हो गया. कंपनी पब्लिक इनटू प्राइवेट कन्वर्ट हो रही है तो नेम से एक वर्ड डिलीट हो गया. क्या, पब्लिक इनटू प्राइवेट हो रही है तो नेम में ऐड हो गया प्राइवेट. प्राइवेट इनटू पब्लिक होगी तो नेम से एक वर्ड डिलीट हो गया, क्या, प्राइवेट. Conversion of private company into public company, change in name from private to public, change conversion of public into private, change in name public to private, और change of name from ABC Limited to XYZ Limited. ये वाला ही हमने पढ़ा है. ऊपर वाले जो दो हैं ये तो कन्वर्जन है, लेकिन कन्वर्जन की वजह से भी नेम में डिफरेंस आता है. ये जो हमने पढ़ा है ना ये वाला है, मैंने अभी जो नेम चेंज किया ना वो ये वाले किए. इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी के पास नेम चेंज करने का यही मेथड है. यहाँ पे नेम चेंज में सिर्फ ऐड डिलीट हो रहा है, यहाँ पे कंपनी प्राइवेट इनटू पब्लिक हो रही है तो प्राइवेट जो वर्ड है वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है. यहाँ कंपनी पब्लिक इनटू प्राइवेट हो रही है तो प्राइवेट वर्ड ऐड हो रहा है. बस इतना सा फर्क है. यहाँ ये है असली मायने में नेम चेंज, थर्ड वाला असली मायने में नेम चेंज है. तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, प्रोविजन अभी हम पढ़ते हैं कि नेम ऑफ ए कंपनी कैन बी अल्टर्ड बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग. हमने तो दोनों चीज पढ़ ली. प्रोवाइडेड दैट सच अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट रिक्वायर्ड, कहाँ रिक्वायर्ड नहीं है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले दो केसेस में, क्योंकि कन्वर्जन का ऑलरेडी प्रोसीजर अलग है. Provided that approval of central government not required in case of change in name of company relate to addition or deletion of word private to the name of company consequent to the conversion of company into public or into private. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल कहाँ नहीं चाहिए, सिर्फ एक केस में चाहिए, बाकी दो केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी दो केसेस में एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से लगती है. कन्वर्जन की एप्लीकेशन में इटसेल्फ ये मैटर आ जाता है, कन्वर्जन की एप्लीकेशन में इटसेल्फ ये मैटर आ जाता है. सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, व्हेन एनी चेंज इन नेम ऑफ कंपनी इज मेड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, रजिस्टर शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी इन द प्लेस ऑफ ओल्ड नेम और इशू ए फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कौन से फॉर्म में, INC 25, विद द न्यू नेम एंड सच नेम सच चेंज इन द नेम शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओनली ऑन इशू ए सच ए सर्टिफिकेट, on issue such a certificate. Rule 29 of the company's incorporation rule, इफेक्टिव तभी होगा जब नया सर्टिफिकेट आएगा, बिना नया सर्टिफिकेट आए आपका नेम चेंज इफेक्टिव नहीं हो सकता. एक चीज याद रखना है, किस कंपनी को नेम चेंज अलाउड नहीं है, जिस कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया ROC के पास. वो कंपनी जो फेल हो गई या रीपे करने में फेल हो गई, मेच्योर डिपॉजिट डिबेंचर और इंटरेस्ट दे रहा. तो बेसिकली डिफॉल्टर कंपनी को अलाउड नहीं है नेम चेंज करना, प्रोवाइडेड दैट अगर उन्होंने क्या कर दिया, नेसेसरी फाइलिंग कर दी, पेमेंट कर दी डिवेंचर्स वगैरह की, तो अलाउड है. डिफॉल्टर को अलाउड नहीं है, डिफॉल्टर ने डिफॉल्ट को गुड बना लिया तो अलाउड है, डिफॉल्टर ने डिफॉल्ट को गुड बना लिया, अलाउड. सेकंड एप्लीकेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल करनी पड़ेगी INC 24 में अलोंग विद द फीस, और न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 25 में इशू कर दिया जाएगा. INC 25 में न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाएगा. अच्छा, रेक्टिफिकेशन और जो लास्ट के दो एक टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज्यादा कराऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपके ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा. तो मेमोरेंडम के 6 क्लोज ऑलरेडी आपको पता है, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल से पहले लाइबिलिटी, कैपिटल,
और फिर सब्सक्रिप्शन क्लोज। अब सारे क्लोज को अल्टर कर सकते हो? नहीं, दो क्लोज को अल्टरेशन नहीं होती, लाइबिलिटी की और सब्सक्रिप्शन की, बाकी की हो सकती है। पहले तीन की अल्टरेशन किसके अकॉर्डिंग होगी? सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग होगी। कैपिटल क्लोज की अल्टरेशन सेक्शन 61 सब्जेक्ट टू सेक्शन 64। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि कोई भी अल्टरेशन बिना एसआर के नहीं हो सकती, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन 61 में जो लिखा है कैपिटल क्लोज के लिए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन 13। अब नेम चेंज के, अब अल्टरेशन के स्पेसिफिक प्रोविजन क्या है? अगर नेम में चेंज करना है तो सबसेक्शन 2 और 3 पढ़ना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस में 4, 5 और 7 पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में 8 और 9 पढ़ना पड़ेगा। यही पढ़ना है? यस। और कैपिटल है तो 61 सब्जेक्ट टू 64 आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है? अगर आपने एसआर पास किया है तो एमजीटी 14 उसका मैंडेटरी है, विद इन 30 डेज फाइल करना पड़ेगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 10, कोई भी अल्टरेशन तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक आप प्रोविजन की कंप्लायंस नहीं कर देते। कोई अल्टरेशन हुई है मेमोरेंडम में, जैसे वो गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल किसी नॉन मेंबर को राइट दे रही है पार्टिसिपेशन का, तो ऐसी अल्टरेशन वॉइड है। नेम चेंज क्या था? मेथड, तीन तरह के मेथड है, बट जो ओरिजिनल मेथड है वो थर्ड है, चेंज ऑफ नेम फ्रॉम एबीसी टू XYZ। 13 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा था? कंपनी नेम चेंज कर सकती है सब्जेक्ट टू एसआर और विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए जहां पे प्राइवेट वर्ड ऐड या डिलीट हो रहा है। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? रजिस्ट्रार एंटर कर देगा न्यू नेम इन द रजिस्टर्ड इन द प्लेस ऑफ ओल्ड, और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। और नया नेम इफेक्टिव भी तब से ही होगा जब से नया सर्टिफिकेट आएगा। रूल ने क्या बोला? दो केसेस में अलाउड ही नहीं है नेम चेंज, जहां डिफॉल्ट हो एनुअल फाइलिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में और रीपे करने में डिपॉजिट, डिवेंचर और इंटरेस्ट का पैसा, प्रोवाइडेड दैट डिफॉल्ट को गुड बना लिया तो अलाउड है। एप्लीकेशन जो लगानी है INC 25 में लगानी है, सर्टिफिकेट जो आएगा INC 25 में आएगा। प्रोसीजर क्या था? बोर्ड मीटिंग करो, नोटिस इशू करके बोर्ड मीटिंग में बोर्ड की अप्रूवल लो और किसी डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज करो आने वाले पूरे काम के लिए। नेम चेंज के लिए रन फॉर्म फाइल करना पड़ेगा MC21 पोर्टल से, 1000 रुपए की फीस, अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन। ट्रेडमार्क बेस्ड है तो ट्रेडमार्क की कॉपीज वगैरह लगानी पड़ेंगी। ग्रुप नेम बेस्ड है तो NOC लगानी पड़ेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने के बाद नेम चेंज कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो जो डायरेक्शन है वो लगानी पड़ेगी। ROC की अप्रूवल ले लो, नेम अवेलेबिलिटी लेटर आपको मिल जाएगा। नेम अवेलेबल है कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। दूसरी बोर्ड मीटिंग कराओ कन्वीन, क्योंकि हमें EGM बुलानी है तो EGM का नोटिस इशू करने के अप्रूवल ले लो। नोटिस इशू करो, EGM बुलाओ, SR पास करो। SR पास करते ही MGT 14 फाइल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। MGT 14 के अप्रूव होते ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लगा दो INC 24 में, और इशू करो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन INC 25 में। इंटीमेट करो ऑल द कंसर्न पर्सन और अथॉरिटीज, गेट द न्यू नेम ऑफ द कंपनी पेंटेड ऑन ऑल द सिग्नेचर बोर्ड ऑन द नेम बोर्ड्स। ठीक है, ये आपका नेम चेंज हो गया। अब इसमें एक टॉपिक बचा है रेक्टिफिकेशन, एक टॉपिक बचा है कि लिस्टेड कंपनी को क्या एक्स्ट्रा कंप्लाइंस करनी पड़ती है नेम चेंज के लिए, और नेम चेंज का क्या इफेक्ट होगा। 3-4 केस लो है नेम चेंज के इफेक्ट में, वो पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है नेम चेंज का इफेक्ट भी। एक से भी अगर लिस्टेड कंपनी नेम चेंज कर रही है तो वो कैसे करेगी, और एक रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन आई होप आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है, आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, और टाइमली कर लें क्योंकि अल्टरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, साथ के साथ समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार जैसे मैंने हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ वाला एक बार देखिए क्या था, क्या था भाई। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में क्या करना पड़ेगा? नेम चेंज, नेम रिजर्व कराना है तो रन फाइल करना है, 1000 रुपये की फीस, डॉक्यूमेंट लगाने हैं कुछ, और फिर हमने क्या किया? MC पे लॉग इन किया, रन फॉर्म फाइल किया, अटैच किया BR NOC जो भी था, फिर हमने फीस पे की, नेम रिजर्व हो गया। फिर बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के थ्रू हमने EGM कन्वीन कराई, EGM में हमने अप्रूवल ले ली, और MGT 14 फाइल किया। MGT 14 फाइल अप्रूव होते ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल की। INC 24 में क्या क्या चीज़ें लगानी है वो भी देख लिया। अप्रूवल होते ही न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा INC
25। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।